हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी वन लाइनर एमसीक्यूज़ के अंदर, जिसमें डेली हम 100 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो कैसे ये दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट होंगे, जिनमें हम ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली वन लाइनर एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। स्टिल वी विल प्रोवाइड यू विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे ईजिली आप इन वन लाइनर्स क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से उनको आप आंसर जो है वो करेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, और इसका इंट्रोडक्शन नहीं बढ़ाते हैं। देखिए सवालों की बौछार अब यहाँ पे आपके ऊपर हो रही है। सबसे पहला है विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक। तो देखिए ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा जो विषैला सांप है वो आपको बताना है कौन सा है। तो बेसिकली जो आपके वेनमस स्नेक्स हैं उनमें 2-3 एग्जाम्पल ही हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। वो किंग कोबरा हो सकता है, क्रेट हो सकता है, बट इनमें अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक कौन सा है आपका सबसे लंबा विषैला सांप, दैट इज योर किंग कोबरा। ओके, अगला सवाल है कि कौन सा भाग जो है आपके ईयर का, कान का कौन सा पार्ट है जो साउंड की वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो बाहर आपका विजिबल पार्ट होता है इसका सिर्फ इतना ही फंक्शन होता है कि जितनी भी आपकी साउंड वेव्स होती हैं उन सबको ये फनल की तरह एक्ट करेगा और आपका अंदर जो ईयर का पार्ट है उसमें पहुंचा देगा। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि साउंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कौन से पार्ट ने कन्वर्ट किया। तो ये कन्वर्जन होता है आपका एक ईयर का पार्ट है, इंटरनल ईयर का एक पार्ट है, इनर ईयर का, विच इज नोन एज कॉक्लिया। ओके, और कॉक्लिया एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इस तरह से, और ह्यूमन कॉक्लिया के अंदर 2-3/4 जो है कॉइल्स प्रेजेंट होते हैं। Next is the chemical process by which glucose is broken down anaerobically is known as। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है। केमिकल प्रोसेस बताया जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज जो छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा एनएरोबिकली। व्हाट डू यू मीन बाय अनएरोबिकली, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और यहाँ पे एनएरोबिकली पूछा है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट से डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। आगे देखिए जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो ऑन विच प्रिंसिपल डज ह्यूमन आई वर्क। ह्यूमन आई जो है, मानव की जो आंख है, वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है। तो देखिए वी ऑल नो आई के अंदर लेंस प्रेजेंट होता है। ओके, तो लेंस पे यहाँ पे जो प्रोसेस जिससे सारा आपका जो बेस्ड है, आपका जो विजन है, किस तरह से आपको रात में देख पाते हो, दिन में देख पाते हो, ऑल ऑफ दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो भी लाइट आपकी लेंस सरफेस के ऊपर आएगी वो वापस रिफ्रैक्ट हो जाती है लेंस से, उसकी रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी की वजह से। सो राइट आंसर हियर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए विटामिन जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज वन लाइनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उसका जो दूसरा नाम है। जैसे सिंपली हम विटामिन को कैसे जानते हैं, विटामिन ए, बी के बहुत सारे हैं, देन सी, डी, बट यहाँ आपको पूछा जाएगा कि विटामिन बी को केमिकल नेम उसका क्या है, या फिर व्हाट इज द अदर नेम जिससे हम विटामिन B1 को जानते हैं। ओके, तो यहाँ से आपके काफ़ी विटामिन के क्वेश्चंस शुरू होंगे। फर्स्ट इज विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है। विटामिन B1 को जो है थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अगर आपको ट्रिक बनानी है, अगर मेरे हिसाब से आपको याद करें, सो यू कैन सिंपली डू इट। 1 को अगर आप ड्रॉ करेंगे देन उसको सिंपली एक मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो T से शुरू होगा बेसिकली आपका B1 का नाम, विच इज थायमीन। ओके, B3 का इसी तरह आपको बताना है। तो B3 और B5 जो है वो आप सिंपली याद कर सकते हो। ठीक है, B5 जो है 5 को यूजुअली हम यहाँ पे पेंटा वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर 5 के लिए। तो यहाँ पे आपका B5 आएगा सिर्फ पेंटोथेनिक एसिड, और B5 के साथ में यूजुअली नियासिन को कंफ्यूज किया जाता है, बट नियासिन जो है वो किसका दूसरा नाम है, इट इज B3 के लिए जो दूसरा नाम होता है वो कौन सा है, नियासिन। विटामिन सी का थोड़ा इजी है, ये हो सकता है आपको पता भी हो। विटामिन सी के लिए जो केमिकल नेम है उसका, उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे जो नाम उसको दिया गया दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। आपके जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन B5 से आपको याद रखना है 5 फॉर पेंटा। पेंटा को यहाँ पे आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है पेंटो के अंदर, एंड द नेम विल बी पेंटोथेनिक एसिड। सिमिलरली आपको B6 का नाम बताना है। B6 का नाम अगेन इंपॉर्टेंट है। B6 के लिए जो आपके पास नाम होगा वो होगा कौन सा, पायरिडॉक्सिन। B7 इज बायोटिन। ओके, तो ये हो सकता है आपको 6 और 7 याद ना हो पाए, बट आपको बाकी याद हो जाएंगे। B1 क्या था, थायमीन था। B2 की हमने बात करी नहीं है। B3 इज नियासिन। ओके,
उसके बाद में B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, B6 इज पायरिडॉक्सिन एंड B7 इज बायोटिन। ओके, ये आपके बी कॉम्प्लेक्स से विटामिन हो गए। यहाँ पे सिर्फ एक बचता है शायद, दैट इज विटामिन B12 which is known as cyanocobalamin. Now vitamin A, what is vitamin A or what is the other name for vitamin A? Vitamin A also known as retinol. तो इसको easily आप कैसे याद करोगे? आपको मालूम होगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू योर आई, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस है, उसके साथ साथ आपका ज़ीरोफ्थैलेमिया है। सो विटामिन ए जो है वो आपका एसोसिएटेड है आई से, और आई के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इफ़ यू ऑल नो, दैट इज़ रेटाइना। सिंपल है, ये सुना होगा आपने। और ये रेटाइना जो है इसी के जैसा नाम जो है विटामिन ए का होगा, विच इज़ रेटिनॉल। तो ए हटाया है सिर्फ, बाकी नाम जो है विटामिन ए के नेम में भी ले लिया है। ओके, सिंपल है, विटामिन ए को याद रखना। नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इन वाटर आर कॉल्ड। आपको ऐसे प्लांट्स का नाम बताना है जिनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे देखिए इसका आंसर फंगाई है, बट फंगाई आर नॉट एक्चुअली प्लांट्स, बट फंगाई जो है ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, सो दे आर नॉट प्लांट्स, बट स्टिल ये सनलाइट की एब्सेंस में ग्रो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो है ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, इनको सनलाइट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एडिबल पार्ट बताना है आपको बनाना का। बनाना का जो पार्ट होता है सबसे बाहर उसका छिलका होता है जो हम रिमूव कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एपीकार्प। तो एपीकार्प के अलावा जो भी पार्ट होता है बनाना के अंदर वो पूरा एडिबल होता है, ठीक है, विच इज एंडोकार्प एंड मीसोकार्प। जो अंदर का पार्ट जो भी आप खाते हैं वो किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एंडोकार्प एज वेल एज मीसोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which word will best complete the relationship given below? आपको दो ऑर्गेनिज्म दिए हैं, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का आगे जो प्रोसेस दी है दैट इज डीकम्पोजिशन। सो बेसिकली जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन का काम करते हैं। सिमिलरली आपको बताना है यीस्ट जो है वो इस तरह की कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो यीस्ट किस में इन्वॉल्व होता है, फर्मेंटेशन के अंदर। इनफैक्ट जो पहला एंजाइम डिस्कवर किया गया था जाइमेज, वो भी किस में डिस्कवर किया गया था, यीस्ट के अंदर ही डिस्कवर किया था। एंड दिस एंजाइम जाइमेज, इसका रोल होता है फर्मेंटेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट एड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज द बॉडी। बॉडी के कौन से सिस्टम के ऊपर जाकर के एड्स वायरस, या अगर ज़्यादा अप्रोप्रिएटली कहें HIV वायरस जो है बॉडी के अंदर जाकर के कौन से भाग को डिस्ट्रॉय करता है। तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा वीक बना देता है HIV वायरस जो है, और इस वजह से आपको बहुत सारे और इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं एड्स के अलावा। What is the least toxic nitrogenous waste? तो देखिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनमें कुछ जो कॉमन एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो है अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। ये तीन जो है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, और इन तीनों के अंदर सबसे कम टॉक्सिक जो है, सबसे कम जहरीला जो है दैट इज यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड सीक्रेट करने वाले अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछे जाएं तो बर्ड्स जो है सारी वो यूरिक एसिड उनकी वो रिलीज करती है अपनी बॉडी से बाहर। जो नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्म है उनमें रिलीज करने का वो है यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखिए आपको बताना कि कलर विजन जो है आई में, यानी कि अलग अलग कलर्स को आप जो डिफ्रेंशिएट कर पाते हो वो किस वजह से होता है। तो देखिए कलर में सी है एंड कोन्स में सी है, तो कोन्स की वजह से आपका होता है कलर विजन। और दूसरा क्वेश्चन यहीं पे जो आपका हो सकता है दैट इज रोड्स की वजह से आपका होता है रात का जो विजन है वो आर फॉर रॉड्स, एंड आप इसको याद रख सकते हो रात से, ठीक है। यानी कि रात के टाइम पे आपको देखने में जो हेल्प करते हैं आई की कौन सी स्ट्रक्चर होती है वो दैट इज रॉड्स। Which gland is known as master gland of the human body? Pituitary gland को master gland of the human body कहा जाता है। Okay, we all know this. What is the structure and functional unit of excretory system? जो excretory system है आपका उत्सर्जन तंत्र है, उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी, यानी उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है। नेफ्रॉन जो है excretory system की सबसे छोटी यूनिट है। अब आपको बताना है मेल और फीमेल का जीन कंपोजिशन क्या होता है। तो इनके ऑटोसोम्स जो है मेल और फीमेल के वो सेम होते हैं, बट अगर आप सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करो तो मेल के अंदर कौन सा होता है, मेल के अंदर जो जीन कंपोजिशन है वो होगा XY, और फीमेल के अंदर कौन सा होगा, सिंपली XX। ठीक है, सिंपल है ये तो बहुत। फीमेल के अंदर होगा XX, और जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों वो होते हैं मेल के अंदर। A boy gets chromosome from the father. एक लड़का है उसको अपने फादर से कौन कौन से क्रोमोसोम मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोसोम्स की बात करें तो आधे ऑटोसोम्स जो है वो एक पेरेंट से मिलते हैं, बीट फादर बीट मदर। तो किसी भी जो प्रोजेनी है, कोई भी बच्चा है, उसको 22 क्रोमोसोम्स जो है वो फादर से मिलेंगे और 22 क्रोमोसोम्स जो है वो मदर से मिलेंगे, जो कौन से हैं, ऑटोसोम्स।
उसके अलावा अगर सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो जो मदर है, मदर के पास केवल XX क्रोमोसोम्स ही हैं, तो वो अपने सन को Y क्रोमोसोम नहीं दे पाएंगी। तो इसीलिए फादर से जो सेक्स क्रोमोसोम बॉय के पास में आएगा वो कौन सा होगा? Y। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 22 + Y। और इसी तरह अगर यहाँ पे मदर का पूछा जाता तो वो क्या हो जाता? 22 सेम रहने वाला है, और मदर क्या है, उनके पास सिर्फ X क्रोमोसोम है, वो अपना सिर्फ X क्रोमोसोम ही दे पाएंगे। ओके, What is the structural and functional unit of human body? जो मानव शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सेल। मानव शरीर जो है पूरा सेल से मिलकर के बना है। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी हर चीज़ जो है वो सेल से मिलकर के ही बनी हुई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? कोशिका जो है मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसी तरह से आपको लिवर का यूनिट पूछा है, लिवर की सबसे छोटी इकाई पूछी है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया हेपाटोसाइट्स या फिर यकृत कोशिका। तो जो लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक चीज़ यहाँ पे इजी हो सकती है कि हेपाटो वर्ड जहाँ कहीं भी आए तो हमेशा ये याद रखना है दैट हेपाटो जो है हमेशा लिवर से रिलेटेड होगा। जैसे आपको कोई डिजीज़ दे दी 3-4, उनमें से आपको पूछा बताओ इनमें से कौन सी लिवर से एसोसिएटेड है, तो अगर उनमें से किसी के भी वर्ड में हेपैटिक है, जैसे हेपैटिक सिरोसिस, तो वो किससे रिलेटेड होगा? लिवर से, यानी कि वो पक्का है कि वो डिजीज़ लिवर की होगी। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स जो है वो किसमें पाई जाती है? मसल्स आपकी 3 तरह की होती हैं, कार्डियक होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स में जो कार्डिया वर्ड है, अगेन जो कार्डिया वर्ड है हमेशा ये यूज़ किया जाता है किसके लिए? आपके हार्ट के लिए। और कार्डियक मसल्स जो हृदयी मांसपेशियां कहाँ पे मिलती हैं? हृदय में। द मिनरल विच कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, थायराइड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई मिनरल है तो वो कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? गॉइटर हो जाता है, और इसीलिए हमें जो नमक है वो आयोडाइज्ड नमक का सेवन करना चाहिए। ओके, Who launched the countrywide पल्स पोलियो प्रोग्राम 2019? तो पल्स पोलियो प्रोग्राम है 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। आपको बताना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा नया भी नहीं बोल सकते, लाइक लास्ट ईयर का ये तो आपको याद होना चाहिए। रामनाथ कोविंद जो थे उन्होंने पल्स पोलियो प्रोग्राम 2019 को लॉन्च किया था। ओके, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स इन द सी हेल्प फिश टू रेस्पायर? जो आपके सी हैं, जो समुद्र के अंदर ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं, फिशेस भी हैं, बाकी सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं। बताना है आपको कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो किस तरह से मदद करते हैं जो फिशेस हैं उनको सांस लेने में या श्वसन में। तो देखिए ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स जहाँ कहीं भी होंगे उनकी एक प्रॉपर्टी तो कॉमन है, वो कौन सी है कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण से क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेंगे, और ये जो ऑक्सीजन है वो यूज़ कर सकती हैं फिशेस, यूज़ कर सकती हैं, बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और इसकी मदद से वो क्या करेंगे? रेस्पायर करेंगे। तो आंसर इसका यही है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन जो है रिलीज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आपको बताना है ब्लड शुगर कौन सा, यानी आपके रक्त के अंदर पाई जाने वाली शुगर या सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शुगर जो होगी उसको ब्लड शुगर कहेंगे। और ग्लूकोज जो है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है ब्लड के अंदर, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड शुगर। करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज। क्या है? 1 सेकेंड प्लीज, ग्लूकोज। ओके, अगला आपको बताना है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको अगर आपने हीट कर दिया, गर्म अगर कर दिया तो वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा विटामिन जो है वो हमारा एक ही है, वो कौन सा है? B1, जिसका नाम हमने कैसे याद किया था? 1 ये दिस थायमीन। ओके, सिंपल। इस तरह की अगर आप छोटी छोटी चीज़ें भी रिलेट करोगे तो वो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ यंग मेल ह्यूमन इज नॉर्मली, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है, नॉर्मल रक्तचाप जो है 120/80 बोलते हैं हम। ओके, टू मॉनिटर द फीटल ग्रोथ द लेटेस्ट टेक्निक यूज्ड इज, अगर आपको जो फीटस है, भ्रूण है, उसके विकास पर नज़र रखनी है कि कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, उसके हार्ट रेट को देखते रहना है रेगुलरली, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है उसकी ग्रोथ के अंदर, तो उसके लिए आप कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हो? अल्ट्रासोनिक्स जो है सबसे लेटेस्ट टेक्निक है जिसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट इज अनीमिया की बात करी गई है। अनीमिया पूछा है कि किसकी कमी के कारण होता है? अनीमिया होता है लोहे की कमी के कारण, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, सिंपल है ये क्वेश्चन भी। When was the universal immunization program started in India? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसके तहत जो भी टीकाकरण के आपके अलग अलग ड्यूरेशन बताए जाते हैं, जैसे कि बर्थ के टाइम पे आपको ये 3 टीके लगने ज़रूरी हैं जिसमें BCG होता है। ओके, पोलियो की एक खुराक होती है, बाकी एक और वैक्सीन होता है। इसी तरह से कि 5 महीने पे ये आपको वैक्सीन लगाने ज़रूरी है, या 5 साल तक इतने वैक्सीन लग जाने चाहिए। ये जो पूरा शेड्यूल है जिसमें बताया गया है कि इतने समय तक इतनी वैक्सीन के इतने डोजेस लग जाने चाहिए,
ये जो प्रोग्राम है इसको कहा गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, और ये शुरू किया गया था 1985 में। इंडिया में कब शुरू किया गया था? ये 1985 के अंदर। ओके, नेक्स्ट बताना है आपका एसिड सीक्रेशन जो है वो आपके पूरी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें एसिड सीक्रेशन होता है? स्टमक के अंदर होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। कौन सा एसिड सीक्रेट होता है? HCl। ग्राफिन फॉलिकल्स के बारे में पूछ रहा है, आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन। ग्राफिन फॉलिकल्स कहाँ पे पाई जाती है? ग्राफिन फॉलिकल्स जो है इनके अंदर ओवम प्रेजेंट होता है और इन्हीं से ओव्यूलेशन होता है। आपकी जो मैमल्स की ओवरी है, फीमेल्स के अंदर जो ओवरी प्रेजेंट है, अंडाशय, उनके अंदर जो है ग्राफिन फॉलिकल पाया जाता है। और केवल ये ऐसा नहीं है किसी भी और स्पीसीज में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिन फॉलिकल्स पाए जाते हैं मैमल्स के अंदर। ओके, आपको बताना है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दृष्टि बाधित जो छात्र हैं, उनके अंदर कौन से इंडिकेटर को यूज किया जा सकता है? तो वनीला जो है एक इंडिकेटर है जिसको यूज किया जा सकता है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के अंदर। अब आपको बताना है कि अपनी जो व्हीकल्स होती हैं, जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं, उनके अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइसेस इंस्टॉल करी जाती हैं। उनमें से कोई एक डिवाइस का आपको नाम बताना है। उस एक डिवाइस का एग्जाम्पल है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? अब क्या है कि जब भी आपका जो पेट्रोल है या डीजल है उसकी बर्निंग होती है मशीन के अंदर, आपकी व्हीकल के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस, या फिर हम कहें नॉट पॉइजनस गैसेस, एक्चुअली पोल्यूटेंट्स जो हैं, प्रदूषक जो हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं और उनको हमें कन्वर्ट करना है इस तरह की गैसेस के अंदर जो कि बाहर आपके एटमॉस्फेयर में जाकर के प्रदूषण ना कॉज करें। उसके लिए गाड़ियों के अंदर हम लगाते हैं क्या? कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ओके, जो क्या करेंगे? पोल्यूटेंट्स जो रिलीज हो रहे हैं उनकी मात्रा को कम कर देंगे या फिर उनको कोई और गैस में कन्वर्ट कर देंगे। इजी है। अब आपको बताना है आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन कौन सी है? फीमर जो है आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी फीमर है। बट अगर आपको पूछा जाए कि आपके फेस की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? आपकी लोअर जॉ या फिर मैंडिबल। ओके, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। पूरी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है फीमर, बट सिर्फ फेस की कौन सी है आपकी? सिर्फ फेस की आपकी होगी मैंडिबल। आउटर ईयर जो है ये स्ट्रक्चर आपको जो विजिबल है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं पिन्ना या फिर ईयर पिन्ना। ओके, अब आपको बताना है प्लांट्स जो है, प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स हमेशा ही ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं, प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस से, तो उनको क्या ज़रूरत है ऑक्सीजन की? बट नहीं, प्लांट्स भी जो है रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो केवल डे टाइम में होता है जब सनलाइट अवेलेबल होती है, तो नाइट टाइम में प्लांट्स जो रेस्पायर करते हैं, डे टाइम में भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास में कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसे आपके पास में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। प्लांट्स के पास में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। ओके, सिंपल पोर्स होते हैं, ये स्टेम पे हो सकते हैं, लीव्स पे हो सकते हैं। अगला आपको बताना है ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स किस वजह से होता है? कौन सी डिजीज में होता है ब्लीडिंग गम्स? होता है स्कर्वी के अंदर, और आगे हम ये भी बात करेंगे स्कर्वी किसकी डिफिशियंसी से होता है, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट इज आपको बताना है जो बैट्स होते हैं, आपके चमगादड़ होते हैं, वो अंधेरे के अंदर अपना खाना जो उसको कैसे लोकेट करते हैं और कैसे उस तक पहुंचते हैं। तो बैट्स जो है, चमगादड़, अपना सारा काम साउंड वेव्स के थ्रू करते हैं। तो ये सिंपली क्या करेंगे? ये अल्ट्रासोनिक जो साउंड्स हैं उनको यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्स्टेकल के ऊपर। जब वो साउंड, ये अगर आपका बैट है मान लीजिए, जब वो साउंड यहाँ पे आकर के उस ऑब्स्टेकल के ऊपर जाकर के भिड़ेगी, कोई भी अवरोध है उससे अगर टकराएगी, तो फिर वो जब वापस आती है तो बैट को सेंस उसका फील हो जाता है उस जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसका, और इस वजह से उसे पता चलता है कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस के ऊपर कोई भी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है। बैक्टीरिया, आपको एक ऐसा बैक्टीरिया बताना है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी ग्रो कर जाता है और बहुत ही लीथल टॉक्सिन्स जो है, बहुत ही जहरीले पदार्थ जो है वहाँ पे पैदा कर सकता है। ऐसा एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि ये बैक्टीरिया जो आपके डब्बा बंद जो खाने हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और जो फूड पॉइजनिंग होती है उसका सबसे कॉमन रीज़न एक क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। जैसे आपके डब्बा बंद जो रसगुल्ले हैं या इस तरह की और जो मिठाइयाँ हैं विच आर पैक्ड, उनके अंदर ये ग्रो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है, ग्रो कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोटीन? प्रोटीन के अंदर देखिए आपका कार्बन आपको मिलेगा, हाइड्रोजन आपको मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, सल्फर भी मिल जाएगा, ये नॉर्मली आपको मिल। आयोडीन जो है, आयोडीन आपको नहीं मिलेगा प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है, कौन कौन से आपको एलिमेंट्स जो है वो प्रोटीन्स के अंदर मिल जाएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर। बट कौन सा नहीं मिलेगा आपको? आयोडीन। आयोडीन इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन्स।
द इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन इज ड्यू टू, ऑयल प्रोडक्शन के अंदर जो बढ़ावा हुआ है वो कौन से रिवोल्यूशन के। अब देखिए जितनी भी ये रिवोल्यूशंस हैं उनके जो नाम हैं दे आर ऑलमोस्ट लिंक टू जो प्रोडक्ट है वो। अब जैसे देखिए एक रिवोल्यूशन आपका वीट के लिए हुआ था जिसको ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, मिल्क के लिए जो हुआ था उसको ब्लू रिवोल्यूशन के सॉरी नॉट मिल्क, वाटर से रिलेटेड एक रिवोल्यूशन था उसको ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता था। इसी तरह ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इस तरह का रिवोल्यूशन है, जो क्रांति थी, उसे बोला गया था येलो रिवोल्यूशन। उसके बाद में जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज हुआ था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज क्रिएट थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के लिए कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो थ्रेट हो सकते हैं। पोल्यूशन हो सकता है, पानी की कमी भी हो सकता है, ओवर पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती रही तो वो भी जो है पब्लिक हेल्थ जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक खतरा हो सकता है। नेक्स्ट आपको बताना है ज़ीरोप्थैलेमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है। ज़ीरोप्थैलेमिया जो है अगेन ये एक आँख से रिलेटेड आपका एक डिसीज़ है जो होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। कहीं भी अगर आपको लगे आँख से रिलेटेड कोई भी बीमारी है वो किसकी डेफिशिएंसी से होगी, विटामिन ए। बायोगैस के कंस्टिट्यूएंट्स आपको बताने, तो देखिए एक चीज़ जो मेरी तरफ से आपके लिए वो ये है कि बायोगैस के कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर कभी भी आप ऑक्सीजन को ना बताएं, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही टेंडेंसी रहती है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शन होती है तो मे बी बायोगैस के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, बट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो सकती है बायोगैस में, मिथेन हो सकता है, H2S भी थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है और हाइड्रोजन गैस के भी कुछ अमाउंट्स पाई जाते हैं, बट मेन जो इसका कंस्टिट्यूएंट है वो होता है मिथेन। ओके, सो करेक्ट जो आंसर है उनमें मेनली ये 4 गैसेस ही होती हैं, ऑक्सीजन को इंक्लूड आप कभी ना करें। पेनिसिलिन आपको बताना है, पेनिसिलिन जो है एक पहली ड्रग जो डिस्कवर करी गई थी, पहली उसको नाम दिया गया था वंडर ड्रग, और ये डिस्कवर किसने करी थी, ये डिस्कवर करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, अगला है कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल है। ब्लड क्लॉट के लिए जो एसेंशियल विटामिन है, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की बहुत सारी आपकी रिएक्शंस हैं, वहाँ पे आपका जो विटामिन काम आता है वो कौन सा है, विटामिन के। ओके, के फॉर के अपना विटामिन, और के से आप क्लोटिंग भी याद रख सकते हो। ओके, तो इस तरह से याद रखें। BCG वैक्सीन आपको बताना है, BCG वैक्सीन जो बर्थ के टाइम पे दिया जाता है वो किससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा आपको टीबी से, ट्यूबरक्यूलोसिस से। अगला आपको बताना है एलिफेंटियासिस या जो हाथी पाँव हैं, जिसमें आपके जो यूजुअली जो पाँव हैं वो स्वेल होकर के बहुत ही ज़्यादा साइज़ के हो जाते हैं, उसका आपको बताना है किसके कारण ये डिजीज़ होती है। तो ये आपकी होती है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई की वजह से। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में केवल वुचरेरिया दिया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई दिया हो। तो सबसे मेन जो रीज़न है इसका यही है। अगला आपको बताना है विटामिन B12 का नाम, जो मैंने आपको शुरू में सारे विटामिन के साथ में बता दिया था, ये कौन सा है, साइनोकोबालामीन। अगला आपको बताना है कैल्सीफेरॉल कौन से विटामिन का दूसरा नाम है। विटामिन D का दूसरा नाम जो है वो है कैल्सीफेरॉल, कभी कभी डाई कैल्सीफेरॉल या ट्राई कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। सिंपली अलग अलग केमिकल नेम्स हैं, बट अगर डाई ट्राई भी नहीं याद रखें आप तो कैल्सीफेरॉल तो कम से कम आप याद रखें। फैट सॉल्युबल विटामिन आपको बताने, फैट सॉल्युबल विटामिन सिंपली आप याद रखें, अगर फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल दोनों यानी कि वसा में घुलने वाले और पानी में घुलनशील विटामिन अगर आपको अलग अलग याद नहीं रहते हैं तो सिंपली आपको याद रखना है कि वसा में घुलने वाले विटामिन है सिर्फ 4, और वो कौन से हैं, A, D, E और K, ठीक है। विटामिन सी आपको बताना है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स आपके, उन सब के अंदर विटामिन सी जो है आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पे मेंशन है, गुआवा में आपको ये मिलेगा, टोमेटो में मिलेगा, ब्रोकली, पपाया, पी, इन सब के अंदर जो विटामिन सी प्रेजेंट होता है। बट मेन अगर एक ग्रुप का नाम अगर आपको देना हो तो वो कौन सा होगा, सिट्रस फ्रूट्स। अब स्कर्वी जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें आपकी गम्स जो हैं, गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ से ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है, वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, वो होता है आपका विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से। अगला आपको बताना है बेरी बेरी, बेरी बेरी, बी फॉर बेरी, बी फॉर बेरी और बी फॉर विटामिन बी, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, बेरी बेरी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। अगला आपको बताना है रिकेट्स, रिकेट्स जो है आपकी जोड़ों से रिलेटेड एक डिजीज़ है, ठीक है। यूजुअली इसके अंदर क्या होता है, बच्चों के अंदर जो इस तरह से घुटने हैं वो काफ़ी, और जो हड्डियां हैं वो मतलब नॉर्मल फॉर्मेशन उसका नहीं होता है, और ये रिलेटेड है किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी के कारण। आयोडीन डेफिशिएंसी अगर है आपकी डाइट के अंदर, अगर आप आहार में आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, गॉइटर, आपका थायराइड ग्लैंड जो उसकी साइज बढ़ने लग जाएगी।
ब्लीडिंग गम्स, अगेन हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, स्कर्वी के अंदर ये आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून आने शुरू हो जाते हैं, और वो किसकी डेफिशिएंसी से था? स्कर्वी, एस्कॉर्बिक एसिड की या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। मिल्क जो है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? तो यहाँ पे आपको पूछा है प्रोटीन, तो प्रोटीन अगर आपको मिल्क का पूछें तो वो होगा आपका कैसीन। और अगर आपको शुगर पूछी जाए मिल्क की कि कौन सी शुगर मिल्क के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कौन सी होती है आपकी? लैक्टोज। अब आपको बताना है विटामिन जो है दो अलग अलग तरह के होते हैं, वो कौन कौन से? तो एक जो वसा में घुलते हैं और दूसरे जो पानी में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील हैं। अब आपको बताना है आपको उन विटामिन का नाम जो आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए, ब्रेन की सेहत के लिए अनिवार्य है। तो विटामिन बी में से 3 विटामिन हैं जो ब्रेन की सेहत के लिए एसेंशियल हैं, बी फॉर ब्रेन और बी फॉर आपके विटामिन बी। और वो विटामिन बी कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपका एक B6 होना चाहिए, B9 होना चाहिए और एक B12। ये 3 विटामिन जो हैं आपका जो ब्रेन है, आपके मस्तिष्क की नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें हेल्प करते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज विटामिन आपको बताना है, पहला संश्लेषित विटामिन कौन सा था? अगेन विटामिन सी जो था वो पहला संश्लेषित विटामिन था। विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स कौन सा है? सनलाइट। ये तो हम हमेशा ही लेते हैं विटामिन डी, एंड वी ऑल नो दिस। विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट है? अब आपको होगी ये तो आपने बताया नहीं। तो देखिए विटामिन B12 का हमने नाम क्या बताया था? सायनो कोबाल एमीन। तो ये जो कोबाल है यहाँ पे, ये कोबाल्ट का ही शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है। और जो साइनो कोबाल एमीन अगर आपको मालूम है तो आपको ये भी याद रखना है कि विटामिन B12 के अंदर क्या है? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। अनपॉलिश्ड राइस, अब देखिए राइस में क्या होता है? पॉलिश्ड राइस उसे कहते हैं जब राइस के बाहर एक लेयर होती है, उसका जो सीड कोट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। सॉरी, जब सीड कोट को रिमूव कर दिया जाता है तो सीड कोट के अंदर जो एसेंशियल विटामिन है वो रिमूव हो जाते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो राइस जो पॉलिश नहीं किया गया है, अनपॉलिश्ड राइस। और उसे पॉलिश्ड राइस क्यों बोला? क्योंकि वो दिखने में थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा बेटर या फिर थोड़ा शाइनी फील होता है, बट स्टिल इट इज़ नॉट गुड। क्यों? क्योंकि अगर आपने राइस को पॉलिश कर दिया है तो वहाँ पे आपको थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और वहीं अनपॉलिश्ड राइस किसका रिच सोर्स है? थायमीन। और थायमीन आपका कौन सा विटामिन था? B1। ओके, रिलेट करिए इन सब चीज़ों को, बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1 सेकेंड। हाँ, विच विटामिन हेल्प्स टू हील द वूंड, कौन सा विटामिन है जो वूंड हीलिंग में आपको हेल्प करेगा? घाव भरने के अंदर कौन सा विटामिन आपको हेल्प करेगा? अगेन विटामिन सी होगा। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के अंदर कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो विटामिन के क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है जो अपर लिम्ब है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स, अपर लिम्ब यानी कि आपका शोल्डर से लेकर के आपका जो हाथ का टिप है यहाँ तक कितनी बोन्स प्रेजेंट है। सिमिलरली एक और यहाँ पे आपके लिए बोनस है, वो ये है कि अगर आपको लोअर लिम्ब की भी अगर नंबर ऑफ बोन्स पूछा जाए, लोअर लिम्ब यानी कि आपका क्या, आपका हिप जॉइंट से लेकर के आपके जो टोज हैं वहाँ तक, लोअर लिम्ब हो या अपर लिम्ब हो, दोनों के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 30 बोन्स। यानी आपकी एक अपर लिम्ब में 30 बोन्स होंगी, तो चारों में मिलाकर कितनी हुई? तो 120। तो 120 बोन्स तो सिर्फ आपके दोनों अपर लिम्ब और दोनों लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। इतने में नहीं जाना है तो सिर्फ इतना याद रखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कि अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों के अंदर 30 बोन्स होती हैं, हर एक के अंदर, दोनों में नहीं बात करी गई है, इंडिविजुअल सिंगल के अंदर। अब आपको बताना है ह्यूमन फेस के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इतने पार्ट की, तो ये इतना पार्ट जो है आपका फेस का, इसके अंदर प्रेजेंट होती है 14 बोन्स। आप पूरे स्कल को पढ़ेंगे तो स्कल के अंदर आपका क्रेनियम भी आ जाएगा और आपका फेस भी आ जाएगा, उसमें नंबर ऑफ बोन्स डिफरेंट होंगी, बट फेस के लिए मैंने क्या बोला? सिर्फ ये पार्ट जो विजिबल है। ओके, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। अब देखिए ह्यूमन स्कल आ चुका है पूरा, जिसमें क्रेनियम और फेस दोनों इंक्लूड होगा। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 22। अब हम पहले 79 क्वेश्चन करते हैं। स्मॉलेस्ट बोन आप सबको आती होगी, मुझे पक्का श्योर है। वो कौन सी है? स्टेपीज है। स्टेपीज के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ईयर में पाई जाने वाली एक बोन है। ठीक है, अब मैंने आपको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं हम आपको, और मैंने आपसे पूछा आप बताओ मुझे स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट बोन पता है तो बहुत आसानी से आप स्मॉलेस्ट मसल भी बता दोगे। तो जो आपकी स्टेपीज बोन है, जो सबसे छोटी बोन है, उसी से रिलेटेड जो है वो आपकी सबसे छोटी मसल है, और वो कौन सी है? स्टेपीडियस। तो अगर आपको इसका नाम भी याद ना रहे तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब अगर मसल भी पूछें तो हमें स्टेपीज से मिलता जुलता ही कोई नाम जो है वो ऑप्शंस में ढूंढना है। ठीक है, स्टेपीज क्या हो गई? सबसे छोटी बोन, और स्टेपीडियस क्या होगा? सबसे छोटी मसल।
इजी है। ब्लड प्रेशर आपको बताना है हेल्दी मैन का। आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है हेल्दी मैन का कितना होता है। तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा जाए तो वो कितना होगा 120। तो पहले जो हम लिखते हैं हमेशा वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसी तरह अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको पूछा जाए नॉर्मल, तो वो कितना हो जाएगा 80, और इसकी यूनिट जो होती है वो mm/Hg होती है। ठीक है, प्रेशर है ही तो प्रेशर की यूनिट यहाँ पे होगी mm/Hg। नेक्स्ट आपको बताना है ह्यूमन सलाइवा जो है उसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो उस एंजाइम को आप टाइलिन भी बोल सकते हो या फिर सलाइवरी एमाइलेज भी बोल सकते हो। ठीक है, करेक्ट है। नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। आपके ब्लड का जो ग्लूकोज है उसको जो है नॉर्मल रखने के लिए या फिर उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है आपका काम में आता है। तो वो हार्मोन आपका कौन सा है, इंसुलिन। और इंसुलिन आपका कहाँ से रिलीज होता है, पैंक्रियाज से। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया आपका, बहुत ईजी था। ओके, नेक्स्ट आपको बताना ह्यूमन यूरिन जो है उसका कलर येलो क्यों होता है। कौन सा ऐसा पिगमेंट है, पिगमेंट वो होते हैं कोई भी सब्सटेंस जो कलर प्रोवाइड करते हैं, कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से येलो कलर है। तो अगर यूरिन आपसे पूछा जाए तो यूरिन के लिए हमारा आंसर क्या होगा, यूरोबिलिन। थोड़ा सा ही डिफरेंस है यहाँ पे, बिलिन। और अगर फीसेस का येलो कलर पूछा जाए, ध्यान से देखिए फीसेस और येलो कलर, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, यूरोक्रोम। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हमने साथ साथ इक्वेशन दे दिया। यूरिन के लिए क्या होगा, यूरोबिलिन, और फीसेस के लिए क्या होगा, यूरोक्रोम। ओके, अब आपको बताना है क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है वो आपका होता है मैग्नीशियम। और इसी तरह हो सकता है आपको आगे इसी में ही पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, आयरन, जिसकी वजह से अनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो अगर आयरन कम होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, और ये डिजीज क्या होती है आपकी, अनीमिया। ओके, अब आपको बताने लैक्राइमल ग्लैंड्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो लैक्राइमल ग्लैंड्स जो है ये आपके किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, जो आपके टीयर्स हैं, जो आंसू है उनका प्रोडक्शन होता है इनकी वजह से। और लैक्राइमल ग्लैंड्स आपके आई से रिलेटेड ही किसी स्ट्रक्चर में होंगे। तो ये जो स्कल जब आप देखा होगा अगर आपने कभी, तो यहाँ पे इस तरह से दो उसमें जो ये बनाए जाते हैं, ये जो बोनी पार्ट है इसको हम बोलते हैं आई ऑर्बिट, नेत्र कक्षा। तो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपकी लैक्राइमल ग्लैंड्स। नेक्स्ट बताना है प्लांट्स के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन सी स्ट्रक्चर से होता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम से, और फूड का ट्रांसपोर्ट हमेशा किससे होता है, फ्लोएम से। फूड फ्लोएम, तो फ और फ को आप यहाँ पे मिला सकते हो। फूड का ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम से, और बाकी जो आपका बच गया वाटर का ट्रांसपोर्ट वो किससे हो जाएगा, जाइलम से हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पहली जो वैक्सीन जो प्रोड्यूस करी गई थी वो कौन सी बीमारी के खिलाफ, कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोड्यूस करी गई थी। वो डिजीज़ कौन सी थी आपकी, वो डिजीज़ थी हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। हो सकता है आपसे एग्जाम्पल पूछें, तो हेपेटाइटिस बी HIV की तरह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगला आपको बताना है फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसे जाना जाता है। हम सब जानते हैं मेंडल ही एकमात्र वो सदस्य हैं, एकमात्र वो आदमी है जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। एंड हिज फुल नेम इज ग्रेगर जोहन मेंडल। नहीं पूछेगा कोई भी, मेंडल याद रखिए, इनफ है। ओरल पोलियो वैक्सीन आपको बताना है किसने डिस्कवर करी थी। ओरल वैक्सीन जो 2 बूंद जिंदगी की आपको दी जाती है, ओरली ही दी जाती है, वो पूछा है कि किसने डिस्कवर करी थी। वो डिस्कवर करी थी जोनस साल्क ने। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, हम इसको याद रखेंगे। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है, लाइसोसोम्स को, क्योंकि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, लाइसोसोम अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो पूरे लाइसोसोम को ही डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग्स किसे कहा गया, लाइसोसोम्स को। फूड जो है प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म के अंदर स्टोरेज होता है। जो पौधे हैं वो अपना भोजन इकट्ठा तो करेंगे, अब बनाए जा रहे हैं, तो वो अपना फूड स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। और अगर सिमिलर क्वेश्चन अगर हम एनिमल्स के पूछें तो एनिमल अपना फूड स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसीलिए अगर आप एनिमल स्टार्च पूछा जाए आपसे कि कौन है एनिमल स्टार्च, यानी एनिमल में फूड स्टोर करने का जो तरीका है वो कौन सा केमिकल है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी। अब ग्लाइकोजन की फॉर्म में तो स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में, बट कहाँ स्टोर होता है, इतने सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, कहाँ स्टोर होता है। जो आपका लिवर है, लिवर के अंदर स्टोर होता है आपका फूड एक्सेस जो भी होगा वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होगा, अगेन इंपॉर्टेंट था, ग्लाइकोजन। ठीक है,
द मेटल्स प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन में मेटल है आयरन, अगर आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, और दोनों के कम होने से कौन सी डिजीज होगी, अनीमिया। एनिमल्स जो है वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, आई एम सॉरी मैंने अभी ध्यान दिया, गैलेक्टोज इसका आंसर नहीं है, ग्लाइकोजन ही इसका आंसर है। ओके, ये हम बाद में करेक्ट कर देंगे, अभी आप इसको ग्लाइकोजन ही याद रखें। एनिमल्स ग्लूकोज जो है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिसे एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, और ये कहाँ पे स्टोर होता है, लिवर के अंदर। नेक्स्ट इज द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन, के अंदर आपको दो मेटल बताने हैं, जिंक और मैग्नीज होगा, अगर मैग्नीज याद नहीं रहता है तो जिंक एटलीस्ट आप याद रखें। अगला है कि प्लांट्स जो है अगर आप उनको लिक्विड के अंदर ग्रो करते हो सीधा, और उनमें बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड अगर उनमें कर देते हो, पोषक तत्वों को उसी जल में ऐड कर दिया, बट उसके अंदर सॉइल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, पौधों के अंदर वहाँ पे आपका सॉइल बिल्कुल नहीं है, मिट्टी बिल्कुल नहीं है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, इस प्रोसेस को जो पानी में इस तरह से आप उगा रहे हो प्लांट्स को, इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है आपका वो पूछा है, एस्कैरियासिस जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो एस्कैरियासिस आपका होता है राउंड वर्म, और ये जो राउंड वर्म है इसी का दूसरा नाम एस्कैरिस है। तो देखिए यहाँ से सिंपल हो जाता है, एस्कैरिस एक वर्म है जिसने आपकी बॉडी में आकर के कुछ कुछ चेंजेस किए, और उस वजह से जो डिजीज हुई वो कौन सी हो गई, एस्कैरियासिस। ओके, तो इस तरह से ये इनके नाम वगैरह हैं वो लिए गए हैं। तो इनमें से जो मैंने आपको बताया जिस तरह से, अगर वैसे आपको क्वेश्चंस याद होते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपका खुद का कोई तरीका है तो उससे आप हमेशा उसको याद रखें। अब देखिए आज हमने विटामिन की इतनी बात कर ली है, तो आपको हम दो टेबल्स यहाँ पे शो करेंगे। पहला देखिए यहाँ पे विटामिन बी जो है वो सारे यहाँ पे आपको एक साथ हमने लिख दिए हैं, तो इनमें से कुछ मैं अगर हाईलाइट करूँ तो वो आप ज़रूर याद रखें। तो सबसे पहला जो है अदर नेम्स आपको एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो अच्छा होगा अगर आप एक बार में याद कर लें। B1 को थायमीन बोला जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन, 3 के लिए नियासिन, 5 के लिए मैंने आपको बताया था 5 को हम पेंटो बोलते हैं, 6 के लिए सेम P से ही स्टार्ट होगा, बट पेंटोथेनिक के अलावा जो है वो होगा पायरिडॉक्सिन। B7 इज विटामिन, 9 फोलिक एसिड, B9 के लिए साइनोकोबालेमिन, जिसमें कोबाल्ट का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। डिजीजेस के अंदर जो नेम्ड डिजीजेस है वो आप एटलीस्ट याद रखें, जैसे बेरी बेरी आपको याद रखना है, हमने विटामिन बी बोला था, B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी। ओके, आगे देखिए जैसे विटामिन B3 नियासिन की डेफिशिएंसी से आपको पेलेग्रा हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा B5 के डिजीजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर B9 और B12 में अगर आप देखिए फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों की वजह से एक तरह का अनीमिया हो सकता है, तो आपको पूरा याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखें B9 और B12 की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, अनीमिया। तो यहाँ पे क्या है, एक साथ आपको अदर नेम से पता चल गए, डेफिशिएंसी भी पता चल गई, तो ये आपका यहाँ से विटामिन ए क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विटामिन ए जो है, विटामिन ए की वजह से जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीजेज होंगी वो आपके आई से रिलेटेड होंगी, और विटामिन ए का दूसरा नाम है जो क्या है, रेटिनॉल, जो हमने याद किया था रेटाइना से, ठीक है। तो आइज में यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, और एक और डिजीज जो हमने आज डिस्कस करी वो कौन सी है, ज़ीरोथैलेमिया। ओके, अगला देखिए विटामिन डी को हमने बताया था, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, आपकी बोन से रिलेटेड डिजीज होगी, और उसको हमने क्या नाम दिया था, रिकेट्स, बच्चों में हो सकता है, एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। B1 हमने बता दिया थायमीन होता है, बेरी बेरी होगा इसकी वजह से। विटामिन सी की वजह से आपके जो मसूड़े हैं उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, एंड द डिसीज विल बी स्कर्वी। तो ये आज आपकी 100 क्वेश्चंस जो हैं हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए, कंप्लीट 100 क्वेश्चंस। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, अच्छा लगा हो, तो उसी तरह से उसको याद करते रहें, और हम आगे बढ़ते रहेंगे डेली 100 क्वेश्चंस के साथ में। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।